सो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। वी वर डूइंग द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। तो फर्स्ट कंडीशन हम समझ चुके थे चार्जिंग सेक्शन की कि कैपिटल एसेट जब ट्रांसफ़र होगा तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, तभी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर 2021। तो अगर आपने कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ट्रांसफर किया है तो उससे आने वाले कैपिटल गेन्स प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम बनेंगे। तो अब हमें सेकंड कंडीशन ही डिटेल में पढ़नी है कि ट्रांसफर मस्ट बी मेड इन द प्रीवियस ईयर 2021, ओनली देन इनकम शैल बी चार्ज्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इन द प्रीवियस ईयर 2021। तो देखो, तो कंडीशन नंबर 2 स्टेट्स ट्रांसफर इज मेड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के दौरान ट्रांसफर किया है तो प्रीवियस ईयर की इनकम बनेगी, यानी जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर करोगे उस प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल गेन्स हेड में चार्ज होगी। पढ़ते हैं डिटेल में। दिस कंडीशन स्टेट्स दैट कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड। अगर प्रीवियस ईयर 2021 में बिल्डिंग ट्रांसफर की है तो उससे आने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स्ड होंगे इन द प्रीवियस ईयर 2021। तो जनरल रूल अपना क्या निकला कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट उसी प्रीवियस ईयर में वो इनकम टैक्सेबल होगी। ये है अपना जनरल रूल, यानी उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कंसिडरेशन कौन से ईयर में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बिल्डिंग ट्रांसफर की, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, लेकिन मिस्टर वाई कंसिडरेशन पे करता है प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो भी प्रीवियस ईयर 2021 में ही इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, क्योंकि उसने कैपिटल एसेट ट्रांसफर प्रीवियस ईयर 2021 में ही किया है। तो कंसिडरेशन कभी भी मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनरल रूल तो यही कहता है कि कैपिटल एसेट जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कर दिया उस साल की इनकम मान लेंगे, कंसिडरेशन मिली ना मिली बाद में मिली उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल क्या है कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया कैपिटल एसेट उसी प्रीवियस ईयर की इनकम वो माना जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन मतलब कि अब कुछ केस ऐसे आने वाले हैं जिनमें कैपिटल एसेट भले ही किसी ईयर में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उस ईयर में कैपिटल गेन्स टैक्सेबल नहीं होंगे, किसी और ईयर में वो टैक्सेबल होंगे। इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन आ रही है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2021 में कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपकी बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय होगी, कोई तूफान आया, अर्थक्वेक आया तो वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी। बिल्डिंग कब डिस्ट्रॉय हुई? 2021 में। तो डिस्ट्रॉय हुआ, इस वजह से आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, तो इसे भी ट्रांसफर माना जाता है। एक्सटिंग्विशमेंट इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो अगर अर्थक्वेक आने की वजह से आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है तो उससे अब आपको इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिलेगा, तो आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। सवाल उठता है कि प्रीवियस ईयर 2021 में ट्रांसफर किया है, जनरल रूल के हिसाब से प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम मानी जानी चाहिए। अब हुआ क्या, असेट मेरा डिस्ट्रॉय हुआ प्रीवियस ईयर 2021 में, और क्या जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ उसी दिन मुझे कंसिडरेशन मिल जाएगी? आंसर इज नो। इंश्योरेंस कंपनी पहले सारा क्लेम वेरीफाई करती है, साइट का सर्वे करती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद
तब जाके हो सकता है वो प्रीवियस ईयर 21-22 में क्लेम दे। तो असेट डिस्ट्रॉय कब हुआ? 2021 में। ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ? 2021 में। जनरल रूल के हिसाब से जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी साल की इनकम मानी जानी चाहिए। अगर यही जनरल रूल इस केस पर लगाऊं तो अगर 2021 में मैं कैलकुलेशन करूंगा फुल कि मुझे कितना मिला, कैलकुलेशन कैसे होती है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए रफली आपको पता है कि मुझे असेट डिस्ट्रॉय होने से कितने रुपए मिले, वो मैं यहां पर लिखूंगा। उसमें से मैं लेस करूंगा कॉस्ट, कितने में वो बिल्डिंग खरीदी थी, वो मुझे पता होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में खरीदी थी, तो जितने रुपए मुझे कंपनी से मिलेंगे उसमें से मैं 10 लाख लेस कर दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएंगे? कैपिटल गेन्स। रफ कैलकुलेशन तो ऐसी ही होगी। अब प्रीवियस ईयर 20-21 में क्या मुझे ये फिगर पता होगी? नहीं। और चलो पता भी हो तो भी एसएससी को क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय होगी और मेरे पास कुछ मनी अभी तक आया भी नहीं है, और गवर्नमेंट कह रही है लाओ इस पर टैक्स निकालो। गवर्नमेंट ने तो ईयर ऑफ ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि जिस साल में ट्रांसफर होगी उसी साल में इनकम टैक्स लेंगे, उसी साल की इनकम बनाएंगे इसको। लेकिन एसएससी का क्या कहना है कि ना तो मेरे पास अभी जानकारी कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे, और वो मुझे मिले भी नहीं है, तो मैं आपको टैक्स दूं कहां से? इसलिए सरकार ने इस केस को समझा और जनरल रूल से हटके एक बात लिखी कि जनरल रूल तो है कि जिस साल में ट्रांसफर हो गया, डिस्ट्रॉय होगा, उसी साल की इनकम बना देंगे। लेकिन इस केस को एक्सेप्शंस में डाल देते हैं और लिख दिया कि जब कभी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय वगैरह होगा तो उससे आने वाले कैपिटल गेन्स ईयर ऑफ ट्रांसफर में, डिस्ट्रक्शन में टैक्सेबल ना होंगे। कौन से ईयर में होंगे? जिस साल में क्लेम मिला है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो पढ़ते हैं एक्सेप्शन कैसे लिखी है लॉ में। हमने पढ़ा जनरल रूल क्या है कि कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड। हाउएवर फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। एक्सेप्शन मतलब इन फॉलोइंग केसेस कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर बट आर टैक्स्ड इन एनी अदर ईयर। ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्सेबल नहीं होंगे, जिस साल में होंगे वो भी देखेंगे कौन से वाले में। तो उसकी फर्स्ट एक्सेप्शन मैंने आपको बताई कि अगर कैपिटल गेन्स अराइज हो रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिला इस वजह से, तो क्या लिखा है लॉ में? इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, फायर, एक्सप्लोजन एटसेट्रा, एंड द असेसी हैज रिसीव्ड एनी इंश्योरेंस क्लेम फॉर सच एसेट, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, देन कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिसीव्ड। यानी ये एक्सेप्शन बन गई ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल में एसेट डिस्ट्रॉय है उस साल की इनकम नहीं बना रहे। कौन से साल की इनकम बना रहे हैं? जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, उस साल में उसके पास पैसे भी आ जाएंगे और वो कंसिडरेशन कैलकुलेट भी कर पाएगा कैपिटल गेन्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन, जिसमें कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर बट इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। आगे चलते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2। इस केस में भी क्या होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में की इनकम बना देंगे, किसी और साल की इनकम बनाएंगे। इस केस में भी केस ध्यान से सुनना क्या है। मिस्टर एक्स, ये क्या है? इसका है ज्वेलरी का बिजनेस। ज्वेलरी में ये डील करता है, ज्वेलरी खरीदता है और आगे बेच देता है। तो ये जो भी ज्वेलरी खरीदता होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसकी बन जाती है टू परचेजेस, और जब उस ज्वेलरी को ये सेल करता है तो आ जाती है बाय सेल्स। तो अगर इसने 100 रुपए की कोई ज्वेलरी खरीदी एंड ही इज सेलिंग दिस ज्वेलरी फॉर ₹150, तो 50 रुपीज इसकी पीजीबीपी की इनकम
आ जाती है क्योंकि इसका ज्वेलरी का बिजनेस है। अब देखना, जो ये ज्वेलरी बाहर से खरीदता है उसके लिए क्या कर देता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये परचेजेस होके इसकी कॉस्ट बन जाती है और 150 माइनस 100 50 रुपीज इसकी इनकम बन जाती है। अब इसने देखना क्या किया, इसने एक कैपिटल एसेट खरीदा इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। सर ज्वेलरी कैपिटल एसेट कैसे हो सकती है, इसके लिए आपने बताया इसका तो ज्वेलरी का बिजनेस है और स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। हाँ, तो ये जो बिजनेस के लिए ज्वेलरी खरीदता है वो इसका स्टॉक इन ट्रेड है। इसने पर्सनल घर के लिए ज्वेलरी खरीदी है अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए, तो ये कैपिटल एसेट है। पर्सनल ज्वेलरी इसने बिजनेस में इसको नहीं लगाएगा, बिजनेस कॉस्ट में सेल नहीं करेगा, दुकान पे इसे नहीं लेके जाएगा, ये इसका कैपिटल एसेट है। अब इसने ये जो कैपिटल एसेट खरीदा था ये इसने परचेज किया था एट ₹100। थोड़े टाइम बाद इसकी मंशा बदल गई, इसने सोचा कि ये ज्वेलरी भी मैं बिजनेस में लगा देता हूं और बिजनेस में इसे सेल कर दूंगा। तो पहले ये ज्वेलरी जब खरीदी थी उस टाइम इट वाज ए कैपिटल एसेट, अब ये ज्वेलरी दुकान में ले आया, दुकान में लाके रख दी, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। अब जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस की उस दिन इस ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू चल रही थी ₹125। तो इसने जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है ज्वेलरी तो टू परचेजेस लिख दिया 125 और बाय सेल्स लिख दिया जब ये ज्वेलरी बेची 150 रुपीज की। ऐसा करने से इसकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ गई 25 रुपीज। अब ये है केस 1। 100 रुपए की ज्वेलरी खरीदी थी इस केस में भी मिस्टर एक्स ने और फाइनली 150 रुपीज में सेल कर दी थी। इनकम कितनी आ रही थी, टैक्सेबल इनकम 50 रुपए। केस 2 में मिस्टर एक्स ने क्या टैक्स प्लानिंग की, पहले उसी ज्वेलरी को एज कैपिटल एसेट खरीदा और थोड़े टाइम बाद जब उसकी वैल्यू बढ़ी तब उसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा करने से इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कमाने लगी क्योंकि परचेज कॉस्ट ज्यादा ले ली इसने। जिस दिन बिजनेस में इंट्रोड्यूस की उस दिन क्या वैल्यू चल रही थी वो लिख दी। तो कितनी बढ़िया टैक्स प्लानिंग दिख रही है कि 100 रुपए में ज्वेलरी खरीदी 150 में सेल की, ये वाली प्लानिंग कर लो, इनकम कम हो जाएगी। डिपार्टमेंट की नजर में ये ट्रांजैक्शन आई तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। डिपार्टमेंट ने कहा कि मिस्टर एक्स आपका ये फर्स्ट केस ही है, एक्चुअल में आपने प्लानिंग की है, तो हम आपकी असेसमेंट कैसे करेंगे, जब आपने ये कैपिटल एसेट बिजनेस में ट्रांसफर किया, कैपिटल एसेट को बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, उस टाइम पर हम आपके कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, और यहां पर आप सेल वैल्यू हम आपकी ले लेंगे 125। वे आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उस दिन मार्केट कीमत 125 चल रही थी, तो हम 125 आपकी सेल वैल्यू ले लेंगे। कॉस्ट आपकी 100 आप बता रहे हो, 100 में खरीदा था, तो 25 रुपीज के आपके आ जाएंगे कैपिटल गेन्स। ऐसा करके डिपार्टमेंट ने वही इनकम बना दी जो केस 1 में आ रही थी 50 रुपीज। केस 2 में भी हेड बदल गए, टोटल इनकम तो उतनी ही आ रही है 25 और 25। अब एसएससी का क्या कहना था, ध्यान से सुनिए। यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था
और उस टाइम पर क्या एसएससी ने दलील दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की बात मान भी ली थी। एसएससी ने कहा देखो कि कैपिटल गेन्स आप तब कैलकुलेट करते हो जब मैं कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करूं। ज्वेलरी पहले भी मेरे पास थी, बिजनेस भी मेरा है, तो बिजनेस दुकान में लाके रख दी तो दुकान भी मेरी है, तो ज्वेलरी मेरे पास ही है, तो मैंने कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। एसएससी की दलील सुनना। एसएससी ने पहली दलील क्या दी कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया। नहीं किया तो मेरे ऊपर चार्जिंग सेक्शन मत लगाओ। एसएससी की दूसरी दलील कि चलो आप कैपिटल गेन्स निकाल भी रहे हो, तो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करते हुए सेल वैल्यू तो वो लेनी होती है कि मुझे कितने रुपए मिले। क्या बिजनेस में जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया उस दिन मुझे कुछ रुपए मिले? आंसर इज नो, कोई कंसिडरेशन नहीं मिली। कैपिटल एसेट मेरे पास ही था, अभी भी मेरे पास है, स्टॉक कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, मुझे कोई पैसे थोड़े ना मिले, तो इसलिए ट्रांसफर ही नहीं है, तो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन ही नहीं होनी चाहिए, चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लगा। और आप चलो लगा भी रहे हो तो कंसिडरेशन आपने 125 कैसे लिख ली, वो भी बिल्कुल इलॉजिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएससी की दलीलें मानकर ऑर्डर पास किया, जजमेंट पास की कि कोई आदमी खुद को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। मिस्टर एक्स असेट पहले भी उसी के पास था और अब भी उसी के पास है, तो कोई आदमी खुद को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए ये ट्रांसफर नहीं है और कैपिटल गेन्स कैलकुलेट नहीं होंगे। गवर्नमेंट को ये बात बहुत बुरी लगी। ऐसे तो सारे लोग क्या करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड ना खरीद के पहले कैपिटल एसेट की फॉर्म में खरीदेंगे, बाद में उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, सारे अपनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कम कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पर हम टैक्स लेकर रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिख दिया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कोई आदमी खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम लॉ में एक्सप्रेसली लिख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर। लॉ में एक्सप्रेसली लिख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का कोई मतलब नहीं बचा जो ये कह रही थी कि कोई आदमी खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर की डेफिनेशन में अब ये भी शामिल है कि कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा तो उसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे। तो एसएससी की ये वाली दलील हो गई खत्म। दूसरा पॉइंट क्या बचा कि मिस्टर एक्स का कहना था कि मुझे कोई कंसिडरेशन तो मिली नहीं, तो आप क्या कैपिटल गेन्स निकालते हुए जीरो लिखोगे और उल्टा लॉस निकाल दोगे? ये तो और फायदे की चीज है मेरे लिए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का भी ध्यान रखा और थोड़े टाइम बाद हम पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि ऐसे केस में सेल वैल्यू जीरो नहीं लेनी। लॉ में लिखा गया कि जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा तो सेल वैल्यू ली जाएगी FMV एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। बाद में आएगा ये टॉपिक कि सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं, वहां पर डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए तो ये मान के चलो कि ये दोनों दलीलें खत्म कर दी गवर्नमेंट ने कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली लिख दिया कि कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर। और सेल वैल्यू निकालने का जो टॉपिक आएगा वहां पर भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख दिया कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, उस टाइम पर जब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी सेल वैल्यू हम जीरो नहीं लेंगे, क्या लेंगे? FMV एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। अब एसएससी ने देखा कि ये टैक्स तो लेके मानेंगे, टैक्स इस पर नहीं बचाया जा सकता। फिर एसएससी ने एक जेन्युइन कंसर्न रेज किया। उसने कहा कि ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो इस टाइम पर भी इनकम कुछ कमाई है मैंने,
क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर मैं कॉस्ट 125 लूंगा, जिस वजह से मेरी पीजीबीपी की इनकम कम हो जाएगी। तो आप कैपिटल गेन्स के रूप में इनकम बना रहे हो, तो दैट इज लॉजिकल। लेकिन एसएससी का कहना यह है कि आपने ये 125 रुपीज़ जो मेरी सेल वैल्यू बना दी, इसमें से 100 रुपीज़ लेस कर दिए, 25 के कैपिटल गेन्स निकाल दिए। लेकिन क्या एक्चुअल में मुझे 125 रुपीज़ मिले हैं अभी? क्या मेरी 25 रुपए की अभी कोई कमाई हुई है? ज्वेलरी पहले भी मेरे पास थी, अभी भी मेरे पास है, कहीं मैंने बेची नहीं है, अभी कुछ सेल नहीं हुई है, कोई पैसे आए नहीं हैं। पैसे तो कब आएंगे? जब ये ज्वेलरी बिजनेस कोर्स में सेल होगी, जब 150 रुपीज़ आएंगे तभी तो मुझे मुनाफा रियलाइज होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये बात आपकी ठीक है, हम आपसे कैपिटल गेन्स तो लेंगे, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आपने कम निकाल दिए, वो पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि 25 रुपए के कैपिटल गेन जब निकाले उस टाइम कुछ सेल तो किया ही नहीं, इनकम तो आई नहीं, पैसे तो आए ही नहीं, इसलिए हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि वैसे तो कैपिटल गेन्स चार्ज होते हैं उस ईयर में जिस साल में आप ट्रांसफर करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है प्रीवियस ईयर 2021 में, तो हमने तो इसे 2021 में ट्रांसफर मान लिया है, 2021 की इनकम में ये आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपको उस टाइम पर कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसे प्रीवियस ईयर 21-22 में सेल करते हो, उस टाइम पर आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा, पैसे आएंगे। तो हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि ये जो 25 रुपीज़ के कैपिटल गेन्स आए हैं उस ट्रांसफर की वजह से, जो आपने प्रीवियस ईयर 2021 में किया है, इसे हम आपकी इनकम मानेंगे प्रीवियस ईयर 21-22 की। तो अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड को कैपिटल एसेट की फॉर्म में परचेज किया था और फिर उसे स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो 10 ग्राम पे जो भी कैपिटल गेन्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 25 रुपए के कैपिटल गेन आ रहे हैं, तो वो हम आपकी 2021 की इनकम नहीं मानेंगे। जब भी आप इस 10 ग्राम गोल्ड को सेल करोगे एक्चुअल में, उस साल हम आपकी फिर कैपिटल गेन्स की इनकम मानेंगे। तो अगर आपने 10 ग्राम में से 5 ग्राम गोल्ड 21-22 में सेल कर दिया, तो 25 रुपए के जो कैपिटल गेन आए थे उसमें से 12.5 के कैपिटल गेन्स 21-22 की इनकम मानेंगे। और अगर आपने बचा हुआ 5 ग्राम गोल्ड फिर 22-23 में सेल कर दिया, तो फिर बचे हुए 12.5 रुपए के कैपिटल गेन्स हम आपके 22-23 ईयर की इनकम मानेंगे। और ये जो आपकी पीजीबीपी की इनकम है 25 रुपए, ये तो उसी साल की इनकम मानी जाएगी जब आप स्टॉक इन ट्रेड सेल करोगे। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का सारा कॉन्सेप्ट समराइज करूं तो क्या क्रक्स निकला कि स्टॉक इन ट्रेड जब सेल करोगे उस टाइम पर तो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी। वो कैसे निकलेगी? सेल वैल्यू माइनस जो भी आपने जिस टाइम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था उस दिन की एफएमवी। और कैपिटल एसेट को जो आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है वो ट्रांसफर है, तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होंगे, लेकिन टेक्स्ट कौन से ईयर की इनकम मानते हुए होंगे? टेक्स्ट इन द प्रीवियस ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। और तीसरी बात, कैपिटल गेन्स की कैलकुलेट करते हुए सेल वैल्यू क्या ली जाएगी? एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। आज से इस चैप्टर का लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है, यहां से ये चैप्टर टेक्निकल ही होता जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको टेक्निकल लगेगा नहीं, लेकिन चीजें थोड़ी हाई लेवल की ही मिलेंगी। चलिए तो पढ़ते हैं ये सब बातें लिखी कैसे हैं, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कंडीशन नंबर 2 कि कैपिटल गेन्स आर टैक्स इन द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड।
लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये निकली कि इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो जिस साल में मिल रहा है उस साल में कैपिटल गेन्स निकालेंगे। कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो पढ़ते हैं क्या लिखता है लो। इफ एनी कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड देन कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन सोल्ड। कैपिटल एसेट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो ट्रांसफर तो है, लेकिन इससे आने वाली इनकम कौन से साल में टैक्सेबल होगी? इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन सोल्ड, उस साल की इनकम मानी जाएगी। इफ द प्रोपोर्शनेट स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन सोल्ड, कि 5 ग्राम गोल्ड एक साल में सेल किया, 5 ग्राम गोल्ड उससे अगले साल में सेल किया, तो फिर जितना जितना सेल करते जा रहे हो उतना उतना आपका कैपिटल गेन्स डिफरेंट ईयर्स में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 में कन्वर्ट किया था और उस पर 5 लाख के कैपिटल गेन्स आए थे और ये सारा का सारा स्टॉक 2021 में सेल किया, तो ये जो 5 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स आए कौन से साल की इनकम मानी जाएंगे? जिस साल में कन्वर्ट किया था ट्रांसफर उस साल में, या जिस साल में वो कन्वर्ट होने के बाद स्टॉक सेल हो रहा है उस साल में? जिस साल में स्टॉक सेल होगा उस साल में। देन दीज कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2021। आगे देखते हैं। इफ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एंड कैपिटल गेन्स ऑफ 5 लाख हैव अराइजन एंड 60% स्टॉक इज सोल्ड इन प्रीवियस ईयर 2021। 1920 में कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में और कैपिटल गेन्स कितने आए? 5 लाख रुपए। तो क्या ये 5 लाख रुपए 1920 की इनकम मानी गई थी? नहीं। किस साल की इनकम मानी जाती है? जिस साल में ये स्टॉक सेल होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीवियस ईयर 2021 में ये स्टॉक इन ट्रेड, इसमें से सिर्फ 60% ही सेल किया है, बाकी बचा हुआ है। तो 60% के पैसे आ गए, तो 60% का जो कैपिटल गेन्स आया था वो इस साल की इनकम बन जाएगा। तो टोटल कैपिटल गेन्स आए थे 5 लाख रुपीस के, इसका 60% 3 लाख रुपीस के कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम माने जाएंगे। उसके बाद अगर ये 21-22 में बैलेंस 40% स्टॉक सेल हो जाता है तो 21-22 की इनकम आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स 2 लाख रुपए। आगे चलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट FMV एज ऑन कन्वर्जन डेट शैल बी टेकन एज परचेज प्राइस ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड। ये जो FMV हम ले रहे थे 125 रुपए, यही फिर इनकम अंडर द हेड PGBP निकालते हुए परचेज प्राइस बन जाएगी। ये बात यहां पर लिखी हुई है कि इट मे बी नोटेड दैट FMV एज ऑन कन्वर्जन डेट शैल बी टेकन एज purchase price of such stock in trade and accordingly income under the head PGBP shall be sale value minus FMV as on date of conversion। सर वो बात कहाँ लिखी है कि कैपिटल गेन्स निकालते हुए सेल वैल्यू 125 लेंगे? ये बात कहाँ लिखी है सर? ये बात जब अपना टॉपिक आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट सेल वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वहां पर दिखा दूंगा ये टॉपिक लिखा हुआ और दोबारा लिंक करा दूंगा। तो इसी के साथ ही हमारी सेकंड एक्सेप्शन फिनिश हुई और ट्रांसफर की डेफिनेशन में जो ये टॉपिक बचा हुआ था, आई होप इसके सामने पेंडिंग लिखवाया था मैंने, तो ये भी फिनिश हो चुका है अपना। तो जनरल रूल क्या है? जिस साल में कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे उसी साल की वो इनकम मानी जाएगी। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1, अगर आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम दे रही है तो वो फिर उस साल की इनकम मानी जाएगा जिस साल में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया। एक्सेप्शन नंबर 2, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो जिस साल में कन्वर्ट किया वैसे तो वही साल ईयर ऑफ ट्रांसफर है, लेकिन उस साल की इनकम वो नहीं मानी जाएगी। जब जब आप स्टॉक इन ट्रेड सेल करते जाओगे उस साल की वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स मानी जाएगी। तो 2 एक्सेप्शंस हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं।
ये है मिस्टर एक्स, उसके पास है एक पीस ऑफ लैंड, लैंड है उसके पास। गवर्नमेंट आई और कंपल्सरीली उसकी लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट। तो मिस्टर एक्स का कहना यह है कि मेरा मन तो नहीं है लैंड ट्रांसफर करने का, लेकिन अब आप लोगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, आपके पास ये राइट है। तो ये लैंड चली जाएगी मिस्टर एक्स की टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां से कंसिडरेशन पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज पेइंग ₹50 लाख इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। तो ये लैंड आ गई गवर्नमेंट के पास, और मिस्टर एक्स के पास गवर्नमेंट कह रही है कि दे देंगे तुझे 50 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट ने अगर कंपल्सरीली एक्वायर किया प्रीवियस ईयर 2021 में, और गवर्नमेंट कह रही है कि पैसे दे देंगे, कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जाके पैसे दिए प्रीवियस ईयर 22-23 में। मिस्टर एक्स की प्रॉब्लम सुनिए। मिस्टर एक्स कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी नंबर 1 कि जबरदस्ती मेरी लैंड ले ली। परेशानी नंबर 2 कि सेक्शन 45 कैपिटल गेन्स हेड का मुझे परेशान कर रहा है। चार्जिंग सेक्शन स्टेट्स whenever a person transfers a capital asset in any previous year, then capital gains shall be taxable in the year of transfer। तो अगर प्रीवियस ईयर 2021 में इसने ट्रांसफर किया है, तो इससे आने वाली इनकम कौन से साल की इनकम मानी जाएगी, प्रीवियस ईयर 2021 की, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है, 2021 है। मिस्टर एक्स कह रहा है जमीन भी ले गए, पैसे अभी तक दिए भी नहीं है, टैक्स और मांगने आ गए। तो इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम को देखते हुए एक्सेप्शन डाली गई चार्जिंग सेक्शन में कि जब कभी गवर्नमेंट या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल एसेट एक्वायर करेंगे तो कैपिटल गेन्स उस साल में टैक्सेबल नहीं होंगे जिस साल में एक्विजिशन हुआ है, बल्कि उस साल में टैक्सेबल होंगे जब गवर्नमेंट ने पेमेंट देनी शुरू कर दी। पढ़ते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3, कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट। इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन एक्वायर्ड कंपल्सरीली बाय द गवर्नमेंट और अदर सिमिलर एजेंसी, then the capital gain shall be taxable not in the year of transfer but in the year in which any part of consideration is first received। जिस भी साल में गवर्नमेंट पैसे देना स्टार्ट कर देगी उसी साल में फिर हम वो इनकम मान लेंगे। पढ़ते हैं एग्जाम्पल। गवर्नमेंट एक्वायर द हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर किया गवर्नमेंट ने। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब एसएससी के पास बहुत टाइम से था, रफली अभी यही मान के चलो। तो मिस्टर एक्स से गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 1920 में। तो 1920 में एक्वायर किए, तो ट्रांसफर कौन से साल में हो रहा है, प्रीवियस ईयर 1920 में। तो क्या 1920 की इनकम मान लें? ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसे तो अभी उसके पास आए नहीं। पढ़ते हैं आगे। 1920 में एक्वायर की और फिक्स की कंसिडरेशन 10 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा भाई 10 लाख रुपए दे देंगे तुम्हें, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे हैं 5 लाख रुपए के। तो ये 5 लाख रुपए की इनकम कौन से साल की मानूं, 1920 की मान लूं, उस साल में ट्रांसफर हुआ है। जनरल रूल तो यही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर किया है तो हम उस साल की इनकम नहीं मानेंगे जिस साल में ट्रांसफर हुआ। हम तो ये देखेंगे कि कंसिडरेशन कब देनी शुरू की है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पेड ₹2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। टाइमलाइन बनाते हैं। गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 1920 में एक्वायर की, 2021 में पेमेंट देनी शुरू की, स्टार्टेड मेकिंग पेमेंट, और फिर 2021-22 में भी कुछ पेमेंट दी है।
बैलेंस पेमेंट। तो इस पर लॉ क्या कह रहा है कि हम वैसे तो ईयर ऑफ ट्रांसफर में कैपिटल गेन्स इनकम चार्ज करते हैं, लेकिन आपको हम रिलीफ दे रहे हैं। आपके लिए क्या कह रहे हैं कि जिस साल में गवर्नमेंट पेमेंट देनी शुरू कर देगी उसी साल की आपकी ये सारे कैपिटल गेन्स आपकी इनकम माने जाएंगे। तो 10 लाख रुपए मिलने थे और तब जाके उस पर कैपिटल गेन्स आने थे 5 लाख रुपए के। 1920 में मिले नहीं, 2021 में 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख रुपए मिले और 21-22 में बैलेंस 8 लाख रुपए मिले। तो लॉ में क्या लिखा है कि जिस साल में पहली पेमेंट मिलेगी हम ये मानेंगे उसी साल में ही आपसे टैक्स लेंगे। तो 1920 में मिलने थे लेकिन 2021 से मिलने शुरू हुए, तो 5 लाख के एंटायर कैपिटल गेन्स कौन से साल की इनकम मानी जाएगी? 2021 की। तो ये थी अपनी थर्ड एक्सेप्शन जिसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर में कैपिटल गेन्स चार्ज नहीं हुए, टैक्सेबल नहीं हुए, किसी और साल में हुए। और देखो अब देखना कभी कभार क्या होता है कंपल्सरी एक्विजिशन में, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंसिडरेशन फिक्स कर देती है। मान के चलो गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन फिक्स की 50 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने कहा भाई 50 लाख रुपए देंगे। मिस्टर एक्स को लगता है वैल्यू बहुत ही कम है, तो उसने कोर्ट्स में या ट्राइब्यूनल्स में अप्लाई किया कि भाई मुझे ये कंपनसेशन बहुत कम लग रहा है, ज़बरदस्ती इन्होंने मेरी ज़मीन ले ली, एक्चुअल में मार्केट कीमत है 60 लाख रुपए इस ज़मीन की, गवर्नमेंट ने मुझे कम रुपए दिए। तो इसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि भाई मुझे पैसे कम दे रही है सरकार, एक्चुअल में कंपनसेशन ज़्यादा मिलना चाहिए। तो थोड़े टाइम बाद इसी एग्जाम्पल के हिसाब से चलूँ तो 2021 में ट्रांसफ़र हुआ, 50 लाख रुपए मिलने थे, गवर्नमेंट ने 22-23 में जाके मुझे 50 लाख रुपए दिए, तो हमने 22-23 में कैपिटल गेन्स टैक्सेबल करेंगे, 20-21 में कोई इनकम नहीं मानेंगे। अब गवर्नमेंट ने बैलेंस 10 लाख रुपए, जब मैं कोर्ट में गया तो गवर्नमेंट ये केस चला प्रीवियस ईयर 25-26 में जाके कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ भाई कंपनसेशन कम दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए और मिलने चाहिए। तो जो 50 लाख रुपए मिल रहे थे उससे आने वाले कैपिटल गेन्स मैंने चार्ज कर दिए 22-23 में। सवाल उठा जो ये 10 लाख रुपए और मिल रहे हैं एडिशनल कंपनसेशन, ये कौन से साल की इनकम मानी जाएगी? तो इस पर लॉ कहता है कि एडिशनल कंपनसेशन आपकी उसी साल की इनकम मानी जाएगी जिस साल में आपको ये एक्चुअल में मिले हैं। भाई जब मिले हैं या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। ईयर ऑफ ट्रांसफर या इस साल की इनकम मानना तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए लॉ में लिखा है कि एडिशनल कंपनसेशन तो बाद में ही पता चलता है, तो ये जिस साल में मिला होगा कैश बेसिस पर इसे टैक्सेबल करेंगे, जिस साल में हमें मिला होगा उसी साल की इनकम मानेंगे। तो सर आप कह रहे हो 25-26 में अगर ये मिले हैं 10 लाख रुपए तो उस साल की इनकम मान लेंगे। सवाल उठता है कि सर ये कौन से हेड की इनकम मानेंगे? सर कैपिटल एसेट तो 2021 में ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल गेन्स हमने 22-23 के मान लिए, 10 लाख रुपए बाद में आ रहे हैं और जब आ रहे हैं उस टाइम पे तो कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया ही नहीं। तो 25-26 में 10 लाख रुपए जो आ रहे हैं ये कैपिटल गेन्स की इनकम, हेड की इनकम आने या कौन से हेड की इनकम आने? तो इस पर लोगों का कहना यह है कि ये 10 लाख रुपए आपके कौन से हैं, ये इसी असेट की वजह से ही तो मिल रहे हैं, बस डिसाइड बाद में हुए, इस वजह से बाद में मिल रहे हैं। तो ये 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल गेन्स हेड की ही इनकम मानी जाएगी। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स? देखो अगर ये जो ओरिजिनल कैपिटल गेन्स जो 22-23 में चार्ज किए थे अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे तो फिर इन्हें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मान लेना, 10 लाख को भी, यानी ओरिजिनल एसेट की वजह से ही तो आ रहे हैं। ये ओरिजिनल एसेट लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएंगे 10 लाख रुपए। ओरिजिनल कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म था, इस वजह से एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है उस एसेट की वजह से, तो फिर ये 10 लाख भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएंगे। पढ़ते हैं ये बातें लिखी कैसे हैं, आ जाओ। यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि कंपनसेशन जिस साल में मिलेगा उसी साल में कैपिटल गेन्स की इनकम टैक्सेबल करेंगे।
पढ़ते हैं, इफ द एसएससी इज एग्रीव्ड विद द कंसिडरेशन, 50 लाख रुपए मिल रहे थे, एसएससी को मजा नहीं आया, उसने कोर्ट या ट्राइब्यूनल में पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे कम कंपनसेशन मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, और फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ भाई इसे बैलेंस 10 लाख रुपए और दिए जाएं, तो जो 10 लाख रुपए एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला है उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, क्या टैक्सेबिलिटी होगी? तो उस पर लॉ कहता है कि एनहेंस्ड कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, कि अगर ये पैसे उसी टाइम मिलते तो भी तो सेल वैल्यू में इंक्लूड होके कैपिटल गेन्स हेड की इनकम बनते, बाद में मिल रहे हैं तो भी हम इसे कैपिटल गेन्स हेड की ही इनकम मानेंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल कैपिटल गेन्स। ओरिजिनल कैपिटल गेन्स जो आ रहे थे, जो शुरू में कंपनसेशन मिली थी उस वजह से, वो लॉन्ग टर्म थे तो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म थे तो ये 10 लाख रुपए भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएंगे। ये कौन से साल की इनकम मानी जाएगी? जिस साल में ये एक्चुअल में मिले। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? जो भी अमाउंट मुझे मिला है 10 लाख रुपए, वही मेरा टैक्सेबल अमाउंट निकलाएगा। पढ़ते हैं, इफ इन द अबव एग्जाम्पल इफ कोर्ट ऑर्डर्स एडिशनल कंपनसेशन ऑफ 3 लाख रुपीज, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। इसी एग्जाम्पल में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है कि 3 लाख रुपए और दो। कोर्ट ने ऑर्डर कब दिया? प्रीवियस ईयर 20-21 में। एंड गवर्नमेंट पेज एनहेंस्ड कंपनसेशन ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 21-22 में 1 लाख रुपए का एनहेंस्ड कंपनसेशन पे कर दिया। 3 लाख का ऑर्डर पास हुआ था, उसमें से 1 लाख कब दिए हैं? 21-22 में, तो ये 21-22 की इनकम बन जाएंगे। इसमें से 2 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 में दिए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम बन जाएंगे। तो नाउ इन दिस केस 1 लाख शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्यों माना? क्योंकि ओरिजिनल एसेट अपना लॉन्ग टर्म था, तो उस पर आने वाला एडिशनल कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। और जो बाद में 2 लाख रुपए मिले हैं इन द प्रीवियस ईयर 2023, ये 2023 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माने जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जब भी कंपल्सरली एक्विजिशन हो गवर्नमेंट द्वारा या कोई सिमिलर एजेंसी द्वारा, तो किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1 कि ये इससे आने वाले कैपिटल गेन्स उस साल की इनकम माने जाएंगे जिस साल में आपको गवर्नमेंट ने पैसे देने शुरू करे। ये है नॉर्मल कंपनसेशन की बात। अगर आप कोर्ट वगैरह में चले जाते हो, इस वजह से एनहेंस्ड कंपनसेशन मिलता है, तो एनहेंस्ड कंपनसेशन उस साल की इनकम माना जाएगा जिस साल में वो मिला है। जिस साल में जितना मिला उस साल में उतनी टैक्सेबिलिटी होगी। और ये कौन सा माना जाएगा एनहेंस्ड कंपनसेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स? वो ओरिजिनल एसेट पर डिपेंड करेगा। ओरिजिनल एसेट पर अगर शुरू में कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म आ रहे थे तो एडिशनल कंपनसेशन को भी मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मान लूंगा। ओरिजिनल एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे थे तो एडिशनल कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मान लूंगा। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कहा कि कोर्ट ने कंपनसेशन बढ़ा दिया। सर अगर ऐसा हो जाए कोर्ट ने कंपनसेशन घटा दिया, पहले सेल वैल्यू आ रही थी 50 लाख रुपए, कोर्ट ने ऑर्डर पास करा कि नहीं ये तो ज्यादा है, सेल वैल्यू होनी चाहिए 40 लाख रुपए, तो फिर 10 लाख रुपए का क्या होगा? तो इस पर लॉ साइलेंट है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 19 या 2021 में कंपनसेशन था 50 लाख रुपए और गवर्नमेंट ने दे भी दिया, तो आपने सेल वैल्यू ले ली 50 लाख रुपए, लेस कॉस्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, आपके 40 लाख के कैपिटल गेन्स आ गए। अब मान के चलो प्रीवियस ईयर 21-22 में कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन 50 लाख नहीं 40 लाख है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? दोबारा कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करोगे और सेल वैल्यू 40 लाख लोगे, कॉस्ट 10 लाख थी आपकी, 30 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स आ जाएंगे।
पर सर हम तो 2021 में टैक्स दे चुके होंगे, रिटर्न फाइल कर चुके होंगे 2021 की, और 2021 की रिटर्न में हम तो 50 लाख रुपए सेल दिखा चुके होंगे। तो सर 21-22 में हम 40, ये बात गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे कि सेल वैल्यू 50 नहीं जी 40 लेंगे। तो रिटर्न रिवाइज करने का भी कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी 50 लाख रुपए की, बाद में आपको पता चला कि नहीं सेल वैल्यू तो 40 है, तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, दोबारा कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करके ये वाले कैपिटल गेन्स अपने रिटर्न में दिखा दोगे। तो पढ़ते हैं ये बात कैसे लिखी है। It may be noted that where compensation is reduced by any quote etc., then capital gains shall be recomputed। दोबारा कर लेना कैलकुलेशन और अपनी रिटर्न रिवाइज कर लेना। अब कई बार क्या होता है कि आप कोर्ट के पास गए, ओरिजिनली आपका कंपनसेशन था 50 लाख, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चले गए कोर्ट में। कोर्ट के पास वैसे तो अभी टाइम नहीं है और कोर्ट को ये जजमेंट देने में काफी टाइम लग जाएगा। कोर्ट ने मीन वाइल एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मैं इंटरिम ऑर्डर पास कर रही हूं, फाइनल तो बाद में सारे फैक्ट सुन के बाद में फाइनल डिसीजन देंगे। अभी के लिए कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ भाई कंपनसेशन 60 लाख होना चाहिए, 10 लाख रुपए और दो। तो ये 10 लाख रुपए जो इंटरिम ऑर्डर की वजह से मिले हैं, ये आपके अभी टैक्सेबल नहीं होंगे। इंटरिम ऑर्डर तो अभी टेम्परेरी ऑर्डर है, जब फाइनल ऑर्डर आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि एडिशनल कंपनसेशन मिला है बाय वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर, तो आप उसे कर दोगे इग्नोर, हमें फाइनल ऑर्डर के रिजल्ट के हिसाब से ही चलना होगा। तो इंटरिम ऑर्डर की वजह से कुछ भी एडिशनल कंपनसेशन या कुछ भी मिल रहा है हम उसे इग्नोर कर देंगे, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम फाइनल ऑर्डर के हिसाब से ही फाइनल पिक्चर समझेंगे। तो कंपनसेशन इंक्रीज्ड बाय वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर shall be taxed as capital gain in the year of final order and not in the year of interim order or year of receipt। तो अगर इंटरिम ऑर्डर आ गया और गवर्नमेंट ने पैसे भी दे दिए तो भी वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी। वो कौन से ईयर की इनकम मानी जाएगी? जब फाइनल ऑर्डर आ गया है। अब देखो, हम ओरिजिनल कंपनसेशन की ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं। ओरिजिनल कंपनसेशन की क्या ट्रीटमेंट है? टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल में फर्स्ट पेमेंट आनी शुरू हुई है गवर्नमेंट से। एनहेंस्ड कंपनसेशन के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं कि ये उस साल की इनकम मानी जाएगी जिस साल में रिसीव हुआ है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल एसेट, ओरिजिनल कंपनसेशन। अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है, गवर्नमेंट ने पेमेंट लेट की, इस वजह से मुझे इंटरेस्ट मिला है वेदर ऑन ओरिजिनल कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? ऑलरेडी हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं अदर सोर्सेज के चैप्टर में, जहां पर इंटरेस्ट से आने वाली इनकम की डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था कि इंटरेस्ट से जो इनकम मिलती है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है और क्या टैक्सेबल अमाउंट निकलता है। वहां पर अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट का टॉपिक खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन ये टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल में मुझे मिला है उसी साल की इनकम माना जाता है। और टैक्सेबल अमाउंट क्या निकलता है? जो भी अमाउंट मिला है उसमें से 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड की डिडक्शन और बैलेंस अमाउंट ही टैक्सेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, इस सब का लॉजिक मैं अदर सोर्सेज के चैप्टर में दे चुका हूं। तो ये बात मैंने यहां पर दोबारा लिख दी है, ऑल्दो पढ़ा चुका हूं मैं अदर सोर्सेज के चैप्टर में ही। पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन
और एनहेंस्ड कंपनसेशन। अगर इंटरेस्ट मिल रहा तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जिस साल में मिला है उस साल की इनकम माना जाता है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? जो भी अमाउंट मिला उसमें से 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड लेस कर दो तो बैलेंस आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है। ये सब हम अदर सोर्सेज में पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट जब भी आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो 3 एस्पेक्ट अराइज होंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 ओरिजिनल कंपनसेशन, उसका क्या होगा यहां लिखा है। नंबर 2 एनहेंस्ड कंपनसेशन, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो यहां लिखी है। ओरिजिनल कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो यहां लिखी है। तो यही सब कंपोनेंट्स मिल सकते हैं आपको गवर्नमेंट से एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ओरिजिनल कंपनसेशन मिला है उसकी ट्रीटमेंट ये होगी। कंपनसेशन एनहेंस हो गया या घट गया, रिवाइज हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी। ओरिजिनल कंपनसेशन एनहेंस्ड कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिला है तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी। तो हम पढ़ रहे थे अपनी सेकंड कंडीशन जो कहती है कि कैपिटल गेन्स उस साल के इनकम माने जाते हैं जिस साल में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है। एक्सेप्शन नंबर 1 कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है तो जिस साल में पेमेंट मिल रही है उस साल के इनकम माने जाएंगे। एक्सेप्शन नंबर 2 कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो जिस साल में कन्वर्ट किया उस साल की इनकम नहीं बना रहे। कौन से साल की इनकम बना रहे हैं? जब आप स्टॉक इन ट्रेड सेल करोगे। अगर उसी साल में सेल कर दोगे जिस साल में कन्वर्ट किया फिर तो उसी साल की ही इनकम बन जाएगी। एक्सेप्शन नंबर 3 कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो ओरिजिनल कंपनसेशन मिल रहा है तो ये ट्रीटमेंट, एनहेंस्ड मिल रहा है तो ये ट्रीटमेंट, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये ट्रीटमेंट। तो 3 एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली जिनमें हमने ऑब्जर्व किया कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर तो किसी साल में हो रहा है लेकिन कैपिटल गेन्स की इनकम किसी और साल में वो मान रहे हैं। और भी एक्सेप्शन है इसकी। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में भी ईयर ऑफ ट्रांसफर में कैपिटल गेन्स की इनकम नहीं मानते, किसी और साल में मानते हैं। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टॉपिक को मैं रख रहा हूं अभी पेंडिंग। एक लिक्विडेशन के टॉपिक में भी एक्सेप्शन आती है तो इसको भी मैं रख रहा हूं अभी पेंडिंग। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद। तो इसी के साथ ही मेरी कंडीशन नंबर 2 भी फिनिश हुई और टॉपिक 1 भी फिनिश हुआ। टॉपिक 1 अपना क्या था? हाउ टू डिटरमाइन विच इनकम्स फॉल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो अगर 2 कंडीशन आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेटिस्फाई कर दोगे तो उस प्रीवियस ईयर में आपकी कैपिटल गेन्स हेड में कैलकुलेशन होगी। कंडीशन नंबर 1 कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया है। कंडीशन नंबर 2 कैपिटल एसेट जो आपने ट्रांसफर किया है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया है। तो कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? हर एसेट कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट 1 2 3 4। ट्रांसफर का क्या मतलब है? बहुत वाइड मतलब है, सिर्फ सेल ही ट्रांसफर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज को ट्रांसफर माना है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जिस साल में ट्रांसफर करोगे उस साल की इनकम मानेंगे। इसकी कई एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें से आज हमने कौन कौन सी पढ़ी। नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिले। नंबर 2 कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करो। नंबर 3 गवर्नमेंट से कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है उस वजह से कंपनसेशन मिल रहा है। 2 एक्सेप्शंस हो रहा है वो बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हुआ इसी के साथ कि कैसे हमें पता चलेगा कि कैपिटल गेन्स हेड में कौन सी इनकम्स चार्ज्ड होती हैं। टॉपिक नंबर 2 क्या है कि ये तो पता चल गया कौन इस हेड में कब इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन कैलकुलेट करनी कैसे होती है? रफली तो सर आप कहते हो हर हेड में ऐसे ही करेंगे कि जो भी हमें मिला माइनस जो भी हमारा गया खर्चे कॉस्ट। रफली तो हर हेड की इनकम ऐसे ही कैलकुलेट होती है। सेल वैल्यू या जो भी हमें मिला माइनस कॉस्ट जो भी हमने इनकर की, फिर जो हमारा निकल के आता है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है। लेकिन हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चल सकता, हमें डिटेल में पढ़ना होगा तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे।
तो सेकंड टॉपिक अपना क्या आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ये देखो टॉपिक नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का अलग तरीका था, अदर सोर्सेज की इनकम का कैलकुलेशन का तरीका अलग है, सैलरी से आने वाली इनकम के कैलकुलेशन का तरीका अलग है, पीजीबीपी से आने वाली इनकम का कैलकुलेशन का तरीका अलग है। इसीलिए हेड्स बना रखे हैं कि हर इनकम का नेचर अलग तरह का है, कैलकुलेशन में थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने डिफरेंट हेड्स बनाए थे। अब कैपिटल गेन्स हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट होती है तो ध्यान से सुनिए, जितना हाईलाइट करूं उतना ही देखना है। सबसे पहले आप लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या होता है सर? रफली बात करूं तो जो भी आपको मिला सेल वैल्यू वो यहां आ जाएगी। बिल्डिंग बेची 10 लाख रुपए में तो यहां पे आ जाएगा 10 लाख। ज्वेलरी बेची 50 लाख रुपए में तो यहां पर आ जाएगा 50 लाख। यानी रफली बात करूं तो जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रही होती है उसी को बोल दिया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे से मैं सेल वैल्यू वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्या वर्ड यूज करूंगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से फिर लेस कर दो वो बिल्डिंग कितने में खरीदी थी, तो मैं क्या लिखवा रहा हूं? लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और क्या आ रहा है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसे कर दो अभी इग्नोर, ये क्या चीज है बाद में देखेंगे। जनरली ये मान के चलो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। अभी इतना ही मान के चलो। तो सबसे पहले मैं लूंगा क्या, कितने में एसेट बिका या मुझे कितने रुपए मिले एसेट बेच के, फिर उसमें से मैं लेस करूंगा कितने में मैंने ये खरीदा था। तो अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग ली थी तो मैं यहां लिख दूंगा 10 लाख। 50 लाख में उसे बेच दिया तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आ जाएगा 50 लाख। और अगर मैंने उस बिल्डिंग पर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा करा था, कोई एक फ्लोर बना दी, उस पर 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मैंने 4th फ्लोर उस पर बना दी, तो उसे बोला गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उस खर्चे की डिडक्शन भी मुझे मिल जाएगी। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाकर एक फ्लोर बनाया है तो 5 लाख मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो भी मैं लेस कर दूंगा। बेचते टाइम मेरे कुछ खर्चे हुए हैं, ब्रोकरेज दिया मैंने, कमीशन दिया है, जिसको मैंने बेची है किसी एजेंट के थ्रू बेची है तो मेरे कमीशन चार्जेस आ गए, या मैंने स्टैंप ड्यूटी मैंने बियर की है तो वो भी मेरा खर्चा हो गया। तो बेचते टाइम अगर मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया तो वो मेरा हो गया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसकी भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। फिर जाके मेरे क्या आएंगे? कैपिटल गेन्स। तो निकालने का तरीका काफी लॉजिकल और सिंपल है कि जो भी मुझे मिला उसको मैंने बोल दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से मैं अपने खर्चे लेस करूंगा। खर्चे कौन कौन से लिए इन्होंने? कितने में आपने खरीदा, खरीदने के बाद और उस पर इनकर किया तो वो भी लेस कर लो, बेचते टाइम जो आपके खर्चे हुए वो भी लेस कर लो। तो आपके क्या आ जाएंगे? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स? पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा। रफली यही मान के चलो, बहुत ज्यादा टाइम बाद कैपिटल एसेट सेल कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, खरीदा और थोड़े टाइम बाद ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। डिटेल में पढ़ेंगे, लॉ में बता रखा है कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाते हैं, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ऐसे आ जाते हैं मेरे कैपिटल गेन्स। उसमें से फिर कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी हैं कि आप चाहो तो अपना कैपिटल गेन्स की इनकम को कम कर सकते हो, अपना टैक्स बचा सकते हो, अगर सेक्शन 54 to 54 GB जो हमें कहते हैं अगर आप वो करोगे तो इन सेक्शंस के हिसाब से मुझे एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो वो एग्जेम्पशन मैं लेस कर सकता हूं। फिर मेरे आते हैं फाइनली कैपिटल गेन्स। ये एग्जेम्पशन सेक्शन 10 वाली नहीं है, सेक्शन 10 में भी कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स दे रखी हैं। ये डिडक्शंस नहीं है जो 80C से 80U में दे रखी हैं, ये एग्जेम्पशंस हैं सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए, कि अगर आपके कोई कैपिटल गेन्स आए हैं
और इन सेक्शंस ने जो बोला अगर आप वो करोगे, ये जनरली बोलते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो इन सेक्शंस के हिसाब से तो आपके कैपिटल गेन्स कम हो जाएंगे मतलब लोअर द इनकम लोअर विल बी द टैक्स लायबिलिटी। तो ये है एक ओवरव्यू कि कैपिटल गेन्स हेड की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है। देखेंगे जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। फिर उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। फिर मेरे आ जाएंगे कैपिटल गेन्स, इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसमें से फिर रिड्यूस करेंगे एग्जेम्पशन, अगर मुझे कोई अवेलेबल है तो एग्जेम्पशंस का अमाउंट लेस करने के बाद मेरे फाइनली क्या आ जाएंगे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अब हमें क्या करना है सर, क्या चैप्टर फिनिश हो गया? आपने तो कैपिटल गेन्स निकालने भी सिखा दिया, ओवरव्यू दिया है सिर्फ। अभी हमें यही चीजें डिटेल में पढ़नी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलती है ये हमें समझना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलती है ये हमें समझना है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलती है ये हमें समझना है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इनका क्या ट्रीटमेंट होती है ये हमें समझना है। एग्जेम्पशंस कब मिलती है और एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे निकलेगा ये हमें समझना है। तो यही अपना टॉपिक बचा है कि हमें हर इंडिविजुअल आइटम को डिटेल में पढ़ना है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी यही किया था हमने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आ गई, फिर 24A-B की रिडक्शंस, तो फिर हमने हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ा था। इसी तरह से अब हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अपना अगला टॉपिक क्या होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जनरली तो कैसे निकलनी चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी मुझे मिला दैट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन फिर ये इतना खतरनाक सा चार्ट है क्यों, यही हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करना है कि अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना भी इतना खतरनाक क्यों है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तब तक के लिए पिछला टॉपिक पढ़ते रहिए और कैपिटल गेन्स चैप्टर को आप हल्के में नहीं लोगे, साथ साथ पढ़ोगे, वरना ये भारी पड़ जाएगा चैप्टर आपके ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।